नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती। आपका मैं संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अपने संविधान को लेकर के। अपने इस महान संविधान को लेकर के बात करते हुए हम यह समझेंगे कि क्या हमारे संविधान को बदला जा सकता है। देखिए, देश का जो संविधान है वह शासन प्रशासन के लिए आदर्श है, वह सर्वोच्च विधि है। राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य कैसे किए जाएंगे यह संविधान बताता है। संविधान इसके लिए दशा दिशा तय करता है, शासन का आदर्श बताता है। शासन के जो विभिन्न अंग हैं उसके बीच संबंध कैसा होगा, समन्वय कैसे होगा और कार्यों का बंटवारा कैसे होगा, यह भी हमारा महान संविधान ही बताता है। इसके अलावा शक्ति के संतुलन की जब बात की जाती है वह भी संविधान ही हमें दिखाता है। अब शक्ति के संतुलन कहने का तात्पर्य है कि विधायिका किस हिसाब से काम करेगी, कार्यपालिका के क्या दायित्व हैं और न्यायपालिका कहां तक हस्तक्षेप कर सकती है या नहीं कर सकती है। इसके अलावा सरकार और जनता के बीच जो संबंध बनाने का काम होता है, जो विश्वास मजबूत करने का कार्य होता है, यह भी संविधान के द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। अब यहां प्रश्न उठता है कि क्या भारत के इस महान संविधान को बदला जा सकता है, रद्द किया जा सकता है? आप कहेंगे कि आप ये बात आज क्यों कर रहे हैं। देखिए, वर्तमान परिदृश्य में कुछ बातें घूम रही है, चर्चा का विषय बना हुआ है, इसीलिए इस मुद्दे पर बात करना लाजमी हो जाता है। अभी लोकसभा चुनाव प्रस्तावित है, 18वीं लोकसभा। आप जानते हैं कि रैलियां हो रही है, चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। 4 जून को रिजल्ट भी आ जाएगा, कौन सरकार सत्ता में आ रही है यह भी पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अभी सत्तारूढ़ है। लोकसभा के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी नारा लगा रही है 400 पार। अब की बार 400 पार, यानी कि 400 से अधिक लोकसभा सीट जीतने की बात कर रही है। अब जब 400 से अधिक लोकसभा जीतने की बात कर रही है तो विभिन्न पार्टियों के द्वारा, विभिन्न संविधान के मर्म को समझने वाले लोग जो हैं उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि संभव है यदि इतनी बड़ी मेजोरिटी आ जाती है किसी भी सत्ता में बैठे लोगों को, खास करके अभी चूंकि बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है तो बीजेपी के लिए लोग कह रहे हैं कि क्या फिर ये संविधान बदल देंगे। अब इस बात को और हवा कहां से मिल गई? इस बात को हवा यहां से मिली कि कर्नाटक से बीजेपी के लीडर हैं अनंत कुमार हेगड़े, और भी कुछ लीडर हैं जैसे कि आप ज्योति मिर्धा, वो भी बीजेपी से संबंधित हैं। इनके द्वारा अपने चुनावी रैलियों में या लोगों से जनसंवाद करते हुए कहते सुना गया कि यदि आप चाहते हैं कि हमें अधिक से अधिक मत दें, वोट दें, चूंकि हम 400 प्लस ले आएंगे तो यह प्रक्रिया हमारे लिए आसान होगी। किस काम के लिए? तो संविधान में संशोधन के लिए। अब यह मामला बहुत ज्यादा जो है अपने आप में ही गर्म हो गया। यह मसला जो है लोगों के समक्ष काफी जटिल बन गया कि क्या ऐसी कोई बात चल रही है। इसको लेकर के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सफाई भी देना पड़ा। कल ही यानी कि बीते दिन 15 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जी ने ANI के साथ एक इंटरव्यू किया, उनके एडिटर के साथ, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ बातें क्लियर कहा। उन्होंने कहा कि देखिए, आज की जो तारीख है उसमें खुद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी आ जाएं तब भी वो इस संविधान को बदल नहीं सकते हैं, पूरी संविधान को खत्म नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान जो है हमारे सरकार के लिए, हमारा मानना है कि हमारे लिए गीता है, बाइबल है, कुरान है। अब इस बात को इतना जोर देते हुए कहा गया है, ये मुद्दा तो आप समझ गए कितना अभी गर्म है, और ये मुद्दा हमारे लिए, खास करके यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कितना जरूरी है, प्रीलिम्स के लिहाज से भी, मेंस के लिहाज से भी, इंटरव्यू के लिहाज से भी, और वैसे भी एक समान नागरिक के तौर पर आप सोचें तो ठीक है। लीडर्स के द्वारा जो भी कहा जा रहा है, चुनावी रैलियां में बहुत तरह की बातें कही जाती है, सुनी जाती है, ये चुनाव के दौरान की सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन एक नागरिक के तौर पे, जिम्मेदार नागरिक के तौर पे भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम ये पड़ताल करें, हम चीजों को समझें कि क्या ऐसा हो सकता है। इन्हीं सब बातों को लेकर के हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, संविधान बदलाव होना चाहिए या नहीं, संविधान में संशोधन होना सही है या नहीं, सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी व्यवस्था हो, समय के साथ उसमें बदलाव की जरूरत होता है। अगर आप बदलाव नहीं करेंगे तो वह विकास की सीढ़ियों को वो समाज नहीं चढ़ पाएगा। तो बदलाव दरअसल गलत नहीं है, बदलाव प्रगति का सूचक है। बस बदलाव ऐसा ना हो जाए जो कि लोगों के ध्येय को संतुष्ट ना करता हुआ हो। इस संबंध में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा की जब कार्यप्रणाली चल रही थी उस संबंध में उन्होंने कुछ बात कहा था, उसे आपको सुनना चाहिए। संविधान सभा के संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि सभा ने यह नहीं माना कि संविधान अंतिम तथा निर्दोष है।
सभा की यह धारणा नहीं है कि संविधान के संशोधन का अधिकार जनता को नहीं दिया जाए, ध्यान रखना है, शब्द पे ध्यान दीजिए, यह जनता को अधिकार नहीं दिया जाए जैसा कि कनाडा ने किया है, या संविधान के लिए अत्यंत कठिन शर्त निर्धारित कर दी जाए जैसा कि अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया ने किया है। सभा ने संविधान संशोधन के लिए एक सरल प्रक्रिया अपनाई है। जो लोग संविधान से संतुष्ट नहीं है उन्हें केवल 2/3 बहुमत प्राप्त करना है, और यदि वे 2/3 बहुमत भी अपने पक्ष में प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो यह समझा जाएगा कि संविधान के प्रति उन्हें जो असंतोष है उससे जनता उसके साथ खड़ी नहीं है। देखिए, अब इस कथन से यह स्पष्ट है कि संविधान निर्माता जो लोग थे वे चाहते थे कि संविधान ना तो कठोर हो यानी कि रिजिड हो, और ना ही पूर्णतः लचीला हो यानी कि फ्लेक्सिबल हो। उनके इन्हीं विचारों की झलक संविधान संशोधन संबंधी उपबंधों में भी देखने को मिलता है। अब यहीं से हम इस अपने डिबेट को आगे बढ़ाते हैं कि संविधान संशोधन के उपबंध क्या हो सकते हैं, किस तरह की बातें की जा सकती है, उस बात पे आते हैं। ये न्यूज़पेपर में जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, फिर पक्ष विपक्ष के द्वारा जो चीजें कही गई है, यही सब बातें हैं। अब यहां पर आते हैं कि संविधान संशोधन हो सकता है संविधान में। जी बिल्कुल, हाँ, संविधान संशोधन हो सकता है। अभी तक इस देश के संविधान में 106 बार संशोधन किया जा चुका है, ठीक है। और संविधान संशोधन की बात भी खुद संविधान में ही लिखा हुआ है, जैसा भी अभी मैंने आपको भीमराव अंबेडकर जी के कथन बताए भी। देखिए, अब संविधान संशोधन क्या है, कोई भी संशोधन क्या होता है? जो पूर्व में बातें कही गई है उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाए, या उस बात को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, या उस बात में कुछ थोड़ा सा नया जोड़ने की कोशिश की जाए। यही तो संशोधन है, और यही संविधान के संदर्भ में भी है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि संविधान जो है खुद ही इसकी पैरवी करता है कि यदि आने वाले समय में उस वक्त के लोगों को ये जरूरी लगे कि संशोधन करना लाजमी है तो बिना हिचक के वो संशोधन कर ले, जो कि समय की मांग है। एक जीवंत दस्तावेज कहा गया है संविधान को। जीवंत दस्तावेज, जीवंत का क्या अर्थ है कि वह समय के साथ अपडेट होगा उसमें, ठीक है। आप मोबाइल यूज करते हैं, समय के साथ अपडेट तो करते हैं ना, सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहते हैं। तो फिर संविधान में भी तो अपडेट की जरूरत है, तो किया जा सकता है। और यह बात जो है संविधान के भाग 20 में कहा गया है, और अनुच्छेद 368 इसको लेकर के कुछ बातें कहता है। 368 पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और यह जो कॉन्सेप्ट हमने लिया है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया, क्योंकि आपको मैंने बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है कनाडा के संविधान की तरह इसे कठोर नहीं बनाना चाहते थे, या फिर आपको अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के संविधान की तरह इसमें बहुत ज्यादा कठिन शर्त नहीं डालना चाहते थे। तो फिर इसे हमने दक्षिण अफ्रीका से एडॉप्ट किया है, उसको लेकर के हमने फिर अपने जरूरत के हिसाब से इसे ढाला है। अब फिर यहां बात आती है कि संविधान को संशोधन किया जा सकता है, ये चीज हम समझ गए। अब इसकी प्रक्रिया पर चलते हैं। यदि संशोधन किया जा सकता है संविधान में, तो इसको लेकर के किस तरह के से किया जा सकता है, कि क्या क्या प्रावधान है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रक्रिया को लेकर के। देखिए, संविधान को 3 तरह से संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। हमारे संविधान निर्माताओं ने ही इस बात की यहाँ पर पैरवी कर दी है। अब 3 तरीके से जो संविधान संशोधन किया जाएगा, इसमें एक बात और भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फेडरल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखा गया है। जो हमारा देश है संघीय सरकार को लेकर के बात करता है, संघीय व्यवस्था को लेकर के बात करता है ना, तो इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे, क्योंकि 3 प्रक्रिया में एक प्रक्रिया वह भी आ जाएगा। तो पहली प्रक्रिया जो है उसको हम कहते हैं सिंपल मेजोरिटी, यानी कि सामान्य बहुमत, ठीक है। आप हिंदी में से लिख लीजिए, सामान्य बहुमत। अब सामान्य बहुमत कहने का तात्पर्य क्या है? देखिए, बहुमत, लोकतंत्र में बहुमत की प्रधानता होती है ना। आप कुछ दोस्त होंगे और तय होता होगा कि चलो ट्रिप पे चलते हैं, और ये तय हुआ कि कहाँ चला जाए, शिमला चला जाए, तो कुछ दोस्तों ने कहा कि गोवा चला जाए, ठीक है। अब दोनों तरफ मत है, तो आप लोग कैसे तय करेंगे कि चलो वोटिंग कर लेते हैं। 10 लोग हैं, जिस तरफ ज्यादा वोट चला जाएगा वो बात मान लेंगे, गोवा या फिर शिमला, और उस आधार पर आप तय कर लेते हैं। ठीक ऐसा ही लोकतंत्र में भी किया जाता है। तो सामान्य बहुमत कुछ हद तक ऐसा ही है, ठीक है। सामान्य बहुमत कहने का तात्पर्य हो गया कि कोई भी आप लॉ लाना चाहते हैं, किसी भी बात को, कोई विधेयक आया है उसको आप कानून के रूप में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए पार्लियामेंट के अंदर, अब ये मामला देखिए लोकसभा चाहे राज्यसभा, ठीक है, दोनों के अंतर्गत आता है, कहीं भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप करना चाहते हैं तो आपको यहां पर वोटिंग कराना पड़ेगा उसके लिए। और वोटिंग में यह कहा दिया गया है कि जो प्रेजेंट मेंबर हैं
यानी कि पार्लियामेंट में उस दिन जितने मेंबर मौजूद हैं, सिंपल मेजोरिटी के संदर्भ में मैं कह रहा हूं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में, अगर मैं आपको लोकसभा की बात बताऊं, तो 543 सदस्य हैं, ठीक है। अब लोकसभा में 543 सदस्य हर रोज उपस्थित तो नहीं होंगे। जैसे कि मान लीजिए क्लास में आप पढ़ रहे होंगे, तो अगर क्लास का स्ट्रेंथ मान लीजिए 400 का है, तो हो सकता है कुछ बच्चे एक दिन ना आए, अगले दिन कुछ और लोग ना आए, तो संभव है 200-300 बच्चे ही आते रहे, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर समझना है कि 543 सीट है लोकसभा का, ठीक है, निर्धारित। लेकिन इसमें अगर जिस दिन वोटिंग होना है उस दिन 400 मेंबर ही उपस्थित हुए, तो यहां पर मैंने कहा समान बहुमत है ना, और बहुमत का तात्पर्य मैंने कहा डेमोक्रेसी का फॉर्म, वोटिंग का फॉर्म। तो यहां पर 400 में जो है तो 200 से अधिक कम से कम होने चाहिए लोग, यानी कि 200 से अधिक तो 201 आप कह सकते हैं, कम से कम इतना होना ही चाहिए। तो इतने लोग कम से कम उस मुद्दे पर वोटिंग कर दें पक्ष में कि हाँ हम इस चीज में संशोधन करना चाहते हैं, इसमें हम बदलाव करना चाहते हैं। यानी कि उपस्थित और मत देने वाले जो हैं वह 50% लोग होने चाहिए कम से कम। एमपी की बात कर रहा हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेकर के। अगर यह स्थिति हो जाता है तो हम ये मान के चलते हैं कि यह मामला संशोधन के तहत आ गया है। इसे सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। और इस तरह का जो प्रोसेस है, जैसा मैंने कहा था कि हम आर्टिकल 368 को लेकर के चलेंगे, तो इस तरह का प्रोविजन जो है वो आर्टिकल 368 के तहत शामिल नहीं किया जाता है। यह मामला समझ में आ गया। अब इसके तौर पर एग्जाम्पल को लेकर के देखेंगे, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट को लेकर के देखेंगे। नए राज्य को आपका गठन करना है, जैसे आर्टिकल 2 में कहा गया है, तो उसको लेकर के नंबर ऑफ जजेज इन सुप्रीम कोर्ट को लेकर के अगर आप बात करेंगे, सिटीजनशिप को लेकर के बात करेंगे, इन सब चीजों में अगर आपको बदलाव करना है तो आपको आर्टिकल 368 में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल मेजोरिटी के द्वारा यह काम कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मामला और पेचीदा है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे जब बढ़ते हैं तो हमारे संविधान निर्माता ये समझे थे कि संभव है आने वाले समय में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, कुछ पार्टियां ऐसे हो सकती हैं जो सत्ता में आए और अपने हिसाब से वो चीजों को बदलने की कोशिश करने लग जाएं। तो उन्होंने क्या किया, एक तरफ जहां पर मामला थोड़ा सा प्रक्रिया को थोड़ा सा आसान किया, वहीं पर धीरे धीरे प्रक्रिया को कठिन भी करने लग गए। अब कैसे, देखिए, इसके लिए कहा गया यहां पर, जो मैंने पहले भी कहा, आर्टिकल 368 ये संविधान के भाग 20 में वर्णित है। ध्यान रखना है, हमारे संविधान में कुल 22 भाग है, तो 20वां भाग जो है उसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। तो यहां पर फिर उन्होंने कहा कि देखिए, स्पेशल मेजोरिटी के तहत आपको जाना पड़ेगा। इसके अलावा जो चीजें हैं, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब हुआ विशेष बहुमत। बहुमत इसमें भी है, पर प्रक्रिया को थोड़ा सा कठिन कर दिया गया, तो इसको कह दिया गया विशेष बहुमत। एक बात समझ लीजिए कि इसके लिए, संविधान संशोधन के लिए, आप ये समझ लीजिए संसद की जो संयुक्त बैठक होती है वह नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट को नोट कर लेना है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा लेके चलिए। संयुक्त बैठक नहीं इसके लिए किया जाता है, ठीक है। तो विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ा कुछ चीजों के लिए। अब विशेष बहुमत का क्या तात्पर्य हुआ, इसे यहां से अब ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये चीजें जानना जरूरी होगा, नहीं तो आप फिर स्किप कर जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। विशेष बहुमत कहने का तात्पर्य हो गया यहां पर कि मेजोरिटी 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मामला समझ में आ गया। देखिए, सबसे पहले बात यहां पर जो हमने कहा था कि जो उपस्थित हैं उनमें आधे से अधिक, यहां पर कहा दिया गया दो बातें। जो सदन की जो टोटल नंबर है, यहां पर 543 अगर लोकसभा में टोटल नंबर है, तो यहां पर मेजोरिटी जो होनी चाहिए पूरा, वह 50% से ऊपर तो होना ही चाहिए। पहली बात तो ये, यानी कि उससे कम तो नहीं होगा जो सिटिंग मेंबर्स होंगे उसमें। और दूसरी बात कहा गया कि हाउस का जो अगर देखते हैं आप पूरा, तो जो मौजूद है उसमें से मेंबर में 2/3 होना चाहिए, यानी कि 2/3 कम से कम सदस्य जो हैं उस बात के लिए एग्री हो। अब 2/3 कहने का तात्पर्य उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, 543 मेंबर हैं, यदि लोकसभा की बात लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तकरीबन 272 एमपी हो गए। यानी कि अगर आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए तो 272 आपको लाने हैं लोकसभा में, मेंबर किसी बात के पक्ष में वोटिंग करें कि हमें यह संशोधन मंजूर है, हम इसके पक्ष में वोट डालने हैं। और राज्यसभा की स्थिति में अगर आप देखेंगे तो आपको कम से कम 123
से अधिक मेंबर आपको वोट करने चाहिए। दोनों सेपरेट सभा में ये होगा। मैंने पहले ही कहा था कि यहां पर ज्वाइंट सिटिंग का व्यवस्था नहीं है, संयुक्त बैठक की बात नहीं की गई है। अब यहां पर समझ लीजिए, ये हो गया एक तरह का स्पेशल मेजोरिटी। तो यहां पर ये जो 123 कहा गया, बीजेपी यहां कह रही है कि 400 सीट हमें आ जाए, तो निश्चित तौर पर 400 सीट आ जाएगा तो जो टोटल हाउस का नंबर है 543, तो जाहिर सी बात है 50% से तो बहुत ज्यादा हो गया, ये समझना है। दूसरी बात, यहां पर अगर सिटिंग होता है तो वो व्हिप जारी करेंगे किसी मामले को लेकर के। व्हिप जारी करने का मतलब 2-3 लाइन का नोटिफिकेशन आता है कि आपको सभा के अंदर रहना है, सदन के अंदर, ठीक है। तो यहां पर भी फिर 400 से अधिक हो गया तो एमपी उनके बहुत ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन यहां पर समझ लीजिए राज्यसभा की स्थिति, राज्यसभा में भी तो कहा गया है कि 2/3 बहुमत से, तो 2/3 बहुमत जो कहा गया है, तो राज्यसभा में बीजेपी अभी बहुमत से बहुत दूर है। यहां पर 123 जो सीट है उससे बहुत दूर है, यानी कि 2/3 सीट से अभी बीजेपी दूर है। तो यहां पर एक बात समझ में आ सकता है हमें कि विशेष बहुमत यहां से नहीं किया जा सकता है, या होगा भी तो बहुत कठिन प्रक्रिया यहां पर नजर आता है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में देखिए, एक चीज समझ लीजिए, क्या फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है? बहुत लोग, बहुत सारे एस्पिरेंट इस बात को कंफ्यूज रहते हैं। मैं पिछले भी लेक्चर में देख रहा था, जब मैं बेसिक स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया था, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे। तो आज समझ लीजिए, फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है, बिल्कुल भी चौंकने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका मूलभूत अधिकार है, जो संविधान देता है, संविधान के भाग 3 में इसकी वर्णन किया गया है, यह एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। बस यहां पर यह ध्यान देना है कि केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में यह कहा था कि यदि, यहां पर समझ लीजिए, यदि आप फंडामेंटल राइट्स को बदलते हैं तो बदलिए, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको खत्म नहीं करिए, कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कीजिए। यदि आप बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करेंगे तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उसे रद्द कर देगी। अन्यथा आप फंडामेंटल राइट्स में भी बदलाव कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का ही कहना है, केशवानंद भारती केस में तो हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा डीपीएसपी को लेकर के हम बात करते हैं, तो डीपीएसपी में भी यहां पर संशोधन किया जा सकता है। बस ध्यान रखना है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला, ठीक है। यह मामला समझ में आ गया। अब देखिए, मैंने आपको पहले कहा था संघीय व्यवस्था को लेकर के, ठीक है। संघीय व्यवस्था को लेकर के इसीलिए कहा था कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून पास करना होता है, दोनों ही सरकारें संतुष्ट होंगी फिर जाकर के मामला बन पाएगा। तो इसके लिए यहां पर सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, इससे मामला आगे बढ़ गया। स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स, तो जो राज्य हैं उनकी संतुष्टि होनी चाहिए, और यह जो है वह 50% से प्लस राज्य होने चाहिए। भारत में जितने भी राज्य हैं तो आधे से अधिक, कम से कम इतना होना चाहिए, तब जाकर के उस पर मामला बन पाएगा। जैसे कि एक उदाहरण मैं बताऊं आपको, तो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाया गया, तो आपको ध्यान होगा जीएसटी के लिए केंद्र में जो है संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह निश्चित तौर पे संसद ने किया था, लेकिन उसके अलावा जो आधे से अधिक राज्यों में इसे यहां पर रेटिफिकेशन कराया गया था, उसके बाद ये मामला जीएसटी कानून का शक्ल ले पाया। अब मामला समझ रहे हैं, तो यहां पर इसको समझ लीजिए, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय एट लिस्ट हाफ, यानी कि आधे से अधिक, जो मैंने कहा आपको स्टेट जो है वहां से आपको ये काम कराना पड़ेगा। तो यह भी तो हो सकता है कि अगर मान लीजिए ये भी हो गया और इस तरह के बेस यहां पर संघीय व्यवस्था से छेड़छाड़ अगर कोई भी सरकार करना चाहे तो आधे से अधिक राज्य में सरकार तो होना चाहिए, वो नहीं होगा तो बाकी पार्टियों से फिर वहां पर गठबंधन करना पड़ेगा या उनसे काम कराना पड़ेगा, तो संभव है बाकी पार्टियां माने ही नहीं, यानी कि मामला यहां पर भी जटिल है। अब इसको लेकर के कैसे, संघीय व्यवस्था में क्या क्या आता है, जैसे कि मान लीजिए जनरल इलेक्शन अभी हो रहा है, चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ बदलाव करना चाहे, जो लोकतंत्र की व्यवस्था है उसमें बदलाव करना चाहे। वैसे भी ये बेसिक स्ट्रक्चर में सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निर्णयों में बता दिया है कि चुनाव और लोकतंत्र की जो ये सब प्रक्रिया है, स्वतंत्र चुनाव, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो इसमें बदलाव किया ही नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर जो है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है, उसमें आप जो अगर करना चाहते हैं तो आपको स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही, जो मैंने यहाँ बताया वही प्रक्रिया। इसके अलावा आधे से अधिक राज्य भी यहाँ पर रेटिफिकेशन करेंगे तब होगा। उसके बाद डिवीजन ऑफ पावर, आप जानते हैं कि जो अनुसूची है उसके तहत 7वीं अनुसूची आपने पढ़ा होगा, उसमें संघ
संघ सूची के कुछ विषय हैं, राज्य सूची के विषय हैं, समवर्ती सूची है, अपशिष्ट सूची है, ये सब आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, वहां मैं आपको डेप्थ में नहीं ले जा रहा हूं। इसके अलावा अगर आप डिवीजन ऑफ पावर सब देखेंगे तो ये सब जो है आपको अगर करना है तो आपको स्पेशल मेजोरिटी के साथ आधे से अधिक राज्यों की आपको जरूरत पड़ेगा। यहाँ पर प्रेसिडेंट को लेकर के समझ लीजिए, अगर प्रेसिडेंट संविधान संशोधन की प्रक्रिया वगैरह होता है तो उनमें उनका अधिकार बहुत कम हो जाता है, वो इन चीजों को रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको प्रेसिडेंट से संबंधित है, 2-3 पॉइंट हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। आपने एक थीसिस पढ़ा होगा कभी पॉलिटी वगैरह पढ़ते हुए, शिप ऑफ थीसिस को लेकर के बात की जाती है। शिप ऑफ थीसिस क्या होता है? शिप ऑफ थीसिस कहने का मतलब हुआ कि कोई एक जहाज है, ठीक है, उस जहाज में जितने भी कलपुर्जे हैं, पार्ट्स हैं, उस सबको बदल दीजिए, ठीक है, और नया पार्ट्स लगा दीजिए, यानी कि पुराने कलपुर्जे सारे बदल दिए, नया पार्ट्स लगा दिए। इसके बाद भी आप ये क्या कह पाएंगे कि ये जहाज जो है वही पुराना जहाज? यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। इसी को कहते हैं शिप ऑफ थीसिस। संविधान के संदर्भ में भी यही कहा जा रहा है कि मान लीजिए संविधान में इतना संशोधन कर दिया जाए कि वो संविधान पूरी तरह से नया संविधान लगने लग जाए, तो क्या ये सही होगा? इसको लेकर के क्या पहले कुछ काम किया गया है? हाँ, इसको लेकर के पहले काम किया गया है और यह चीज हुआ था 42वां संविधान संशोधन को लेकर के। 42वां संविधान संशोधन जो आया था, यहां पर देखिए, 42वां संविधान संशोधन जो आया था 1976 में। इंदिरा गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री हुआ करती थी और एक चीज और ध्यान देना है कि वह इमरजेंसी का टाइम था, आपातकाल लगा दिया गया था देश में, ठीक है। तो इसको ये जो आया था, जैसे मैंने आपको बताया शिप ऑफ थीसिस का मामला, तो वही पूरे कलपुर्जे चेंज किए जा रहे हैं। तो 42वां संविधान संशोधन इस तरह से बदला गया, इस तरह से इसमें संशोधन किया गया, संविधान में इतनी सारी संशोधन कर दिए गए कि 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाने लगा, लघु संविधान। इतने बदलाव यहाँ पर किए गए। इस समय में इसमें प्रस्तावना में आप जानते हैं कुछ चीजें जोड़ा गया था। प्रस्तावना में जैसे 2-3 चीजें, आपने समाजवाद शब्द सुना होगा। समाजवाद ध्यान रखना है, जो मूल संविधान है उसमें नहीं था, ठीक है, ये 1976 में आया। उसके बाद आपने पंथ निरपेक्ष की बात सुना होगा। पंथ निरपेक्ष अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद बेसिक स्ट्रक्चर का भी हिस्सा है, ध्यान रखना। ये सब पूरा प्रस्तावना ही है बल्कि, तो ये पूरा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक शब्द जोड़ा गया, वह था अखंडता। ये 3 नए शब्द भी जोड़ दिए गए थे इसी के साथ, ठीक है। तो इसमें और भी बहुत सारे बदलाव कर दिए गए। अगर आप बदलावों में देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को काफी कम कर दिया गया था, ठीक है। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करती है, हाई कोर्ट भी करती है, तो यहां पर जुडिशियल रिव्यू को कम कर दिया गया था। यह भी कर दिया गया था कि अगर सदन के द्वारा कोई संविधान संशोधन होता है तो सुप्रीम कोर्ट संविधान संशोधन पर सुनवाई नहीं कर सकती है। यह सब काम इसके तहत किया गया था। लेकिन फिर क्या होता है कि वही बात है कि मैंने कहा कि वो केशवानंद भारती का मामला आया था, ये 76 में मामला आया था और वो ये जो था और ये 73 में हो गया था। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजें क्लियर की थी। जब ये मामला हो गया उसके बाद सरकारें बदली और सरकार जब बदलती है तो 1978 में जनता पार्टी की सरकार आती है और फिर प्राइम मिनिस्टर होते हैं कौन? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जब प्राइम मिनिस्टर होते हैं फिर एक संविधान संशोधन होता है, ठीक है। और यह संविधान संशोधन जो होता है इसके अगेंस्ट के लिए होता है और इसे 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहते हैं। ये 1978 में हुआ था और इस संविधान संशोधन के द्वारा, इस संविधान संशोधन के तहत जो 42वां संविधान संशोधन था, इसमें जो गैर संवैधानिक बातें कही गई थी, क्योंकि इमरजेंसी का टाइम था, मैंने कहा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया था ये, तो इसमें जो गैर संवैधानिक बातें थी उस सब को पूरी तरह से यहां पर रद्द कर दिया गया। तो एक मामला समझ में आ गया ये चीजें, यानी कि देखिए प्रक्रिया कितनी कठिन है। नया संविधान बना भी दे रहे हैं तो देखिए किस तरह से चीजें उलझ कर आ रहा है। इसके अलावा जो सबसे अहम बात है वह फिर मामला आ जाता है मूल संरचना का, सुप्रीम कोर्ट का वो मामला 1973 का केशवानंदवाद मामला, आप जानते हैं, ठीक है। तो केशवानंदवाद में क्या होता है, 1973 में 13 जजों की बेंच बैठती है
और 13 जजों का जो बेंच है वह 7:6 के बहुमत से यह फैसला आता है, यानी कि 7 जज इन सब चीजों के पक्ष में थे और 6 जज इसके विपक्ष में थे। ठीक है, यह सबसे बड़ी अभी तक की संवैधानिक बेंच है। संवैधानिक बेंच क्यों बैठती है? संविधान से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करने के लिए। उसकी जब सुनवाई होती है तो संवैधानिक बेंच उस पर बैठता है। यहां से एक फिलॉसफी निकला था इसी केस को लेकर के, केशवानंद भारतीवाद से, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि आधारभूत ढांचा का मामला निकला। बेसिक स्ट्रक्चर कहने का मामला यह है, सिंपल तौर पे समझ लीजिए, कि कुछ बातें ऐसी है इस संविधान की जिसे आप छू ही नहीं सकते। ये आधार है इस संविधान का, ये पिलर है, बेसिक बेस है उसका। ठीक है, इसी पर सब कुछ टिका हुआ है। इसी पे विधायिका भी है, इसी पे कार्यपालिका है, इसी पे न्यायपालिका है। पूरी देश की जितनी भी व्यवस्था है, जो भी शासन प्रशासन का कार्य हो रहा है, वह सभी इसी बेस पे टिका हुआ है। तो कुछ बातें हैं वो पिलर बना दिया गया संविधान के लिए, वो बेसिक स्ट्रक्चर उसे कह दिया गया कि कुछ भी कर लीजिएगा, बस इसमें छेड़छाड़ मत कीजिएगा, जितना संविधान संशोधन करना है कीजिए। और यदि इस बेसिक स्ट्रक्चर में आपने छेड़छाड़ किया, कुछ बातें ये हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर रिव्यू करेगी और उस मामले को रद्द कर देगी। तो लोगों ने पूछा कि बता दीजिए जनाब कि फिर बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है, पूरा निर्णय बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारे विभिन्न निर्णयों के माध्यम से आपको पता चलेगा समय के साथ, इसका कोई एक लिस्ट नहीं दिया जा सकता है। इसलिए आज तक अंतिम रूप से बेसिक स्ट्रक्चर का कोई लिस्ट नहीं है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल हैं, समय के साथ ये चीजें पता चलते रहता है। जैसे कि मान लीजिए संविधान संशोधन की जो मामला है, आर्टिकल 368 को ही सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के तहत रख दिया है। प्रस्तावना का मुद्दा है, यही बेसिक स्ट्रक्चर का है। मैंने इलेक्शन की बात कहा, डेमोक्रेसी का बात कहा, पंथ निरपेक्षता की बात कही मैंने आपको, है ना। तो ये सब, जैसे कि फेडरल स्ट्रक्चर का मैंने बात कहा, ये सभी चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट अपने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से समय के साथ बताते रही है। ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। जुडिशियल रिव्यू भी इसमें है, फंडामेंटल राइट्स भी है। बस उसमें ध्यान देना है कि आप फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरह से बदल नहीं सकते, बेसिक स्ट्रक्चर को बस उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बाकी वहां आप चाहें तो सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें पूरी तरह से कहा गया था केशवानंद भारतीवाद में। तो मान लीजिए अगर किसी पार्टी को पूरा वो मत मिल भी जाता है, MP 400 से अधिक हो जाते हैं, राज्यसभा में भी 123 हो जाता है, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी भी वो ले आएंगे, आधे से अधिक राज्यों में भी उनकी स्थिति इस तरह से हो जाती है कि वहां आधे से अधिक राज्यों में भी चीजें वो कर लेते हैं मैनेज, वहां से भी पास करवा लेते हैं, पारित करवा लेते हैं मुद्दे को, जैसे कि GST वाले मामले में हो गया था। इन सब के बावजूद भी यदि संविधान में बदलाव होता है तो सुप्रीम कोर्ट तो है ही, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगी यहां पर और पूरी तरह से मामले को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे आखिरी में सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान को बचाने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ही संविधान की व्याख्या करता है। तो यह प्रश्न है निश्चित तौर पर कि क्या संविधान में बदला जा सकता है। जवाब यह है कि संविधान को बदला जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति अपने मन मुताबिक इसमें संशोधन नहीं कर सकता है। एक तरह से एक जटिल प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। यदि वो उस सभी प्रक्रियाओं से गुजर भी लेता है, तब भी सुप्रीम कोर्ट अंत में है जनता के अधिकारों के संरक्षण के लिए, और वह देखेगी यदि मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, जनता के अधिकारों का हनन हुआ है, तो अंत में कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट करेगी और उस विधि को वह रद्द कर देगी अंत में। तो संविधान संशोधन की जितनी भी प्रक्रिया हुई, जैसे कि 42वां संविधान संशोधन में हुआ, वह सब धरा के धरा रह जाएगा। लेकिन एक प्रश्न यहां पर है, और वह प्रश्न क्या है कि मैंने आपको यहां कहा था कि 13 जजों की बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या ऐसा हो सकता है कि यह मामला आगे बढ़े और किसी ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट जो है संवैधानिक मुद्दों की सुनवाई करने बैठे और 13 से अधिक जज बैठ जाए उसमें? अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। 1973 के बाद 13 जज ही हैं सबसे बड़ी बेंच। तो यदि कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए 15 जजों की संवैधानिक बेंच बैठ जाए, 15 जज, यानी 15 जज किसी मुद्दे को सुनवाई करने बैठे, तो निश्चित तौर पर केशवानंद भारती में जो सब मसला कहा गया था, बेसिक स्ट्रक्चर का जो मसला कहा गया था, यदि उसमें भी कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो संभव है, वहां से परिवर्तन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आखिरी दाव एक यहां हो सकता है कि 13 से अधिक जजों की बेंच बैठने पड़ेगी। अब जरा सोचिए अपने आप में ये सब चीजें कितनी जटिल प्रक्रिया आपको नजर आता है। ठीक है, अब
जाहिर सी बात है इतना जटिल प्रक्रिया कौन पार्टी कर पाएगी। अभी तक तो संभव नहीं हो पाया है इस देश में और आगे भी संभव है नहीं ही हो पाए। लेकिन अंत में वही कि संविधान संशोधन जरूरी है, महत्व है। मैंने पहले भी कहा कि समय के साथ आपको कदम ताल करना पड़ेगा। आज देखिए जो आईटी अधिनियम है, कहाँ उस वक्त जब 1950 में हमने संविधान को एडॉप्ट किया था, आत्मसात किया था, तब ये सब चीजें नए नए कानून नहीं थे। उस वक्त तो हमारे पास जो है हमारा मौलिक कर्तव्य भी नहीं था, है ना। लेकिन बाद में हमें लगा कि मौलिक कर्तव्य भी जोड़ना चाहिए, प्रस्तावना में हमने चीजों को जोड़ा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जैसे देखेंगे, आज के समय में जैसे निजता का अधिकार देखेंगे, आर्टिकल 21 का किस तरह से विस्तार कर रही है कोर्ट। तो ये सब चीजें जो है आज जो नए नए अपराध हो रहे हैं, साइबर क्राइम हो रहा है, इन सब चीजों के लिए जो समाज में सुधार की बात की जा रही है, जैसे कि दहेज की बात अगर आप कहेंगे, ट्रिपल तलाक की बात अगर आप करेंगे, ठीक है, इन सब चीजों के लिए जैसे 106वां संविधान संशोधन हुआ, महिलाओं को 15 वर्ष तक जो है वह पार्लियामेंट के अंदर विधान सभाओं में वह 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो समय के साथ इन सब चीजों को करने की जरूरत है। एलजीबीटी समुदाय को देखिए अभी भी बहुत सारे अधिकार नहीं मिले हैं, तो समय के साथ उनके लिए भी काम करने का जरूरत है। कुल मिलाकर के यदि मैं आपको निष्कर्षता कहूं तो क्या संविधान में संशोधन किया जा सकता है? जवाब है हाँ। क्या संविधान को पूरी तरह से बदला जा सकता है? जवाब है कि बहुत कठिन प्रक्रिया है। ठीक है, आपको सिंपल मेजोरिटी के अलावा अगर आप पूरी तरह जाना चाहते हैं तो आपको विशेष बहुमत में जाना पड़ेगा। और विशेष बहुमत के साथ दूसरी प्रक्रिया ये भी है कि आधे से अधिक राज्यों का आपको संतुति चाहिए। इसके अलावा भी केशवानंद भारती केस के तहत बेसिक स्ट्रक्चर का जो मामला आया था 1973 में, सुप्रीम कोर्ट खड़ी है वहां पर देखने के लिए मुद्दों को। वहां पर अगर आपने विधि का पालन नहीं किया है, यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अधिकारों का हनन किया गया है, तो सारा की यदि पे पानी फिर जाएगा, वह पूरी तरह से आपको रद्द कर देगी कानून को। एक ही मामला है कि 13 से अधिक जज बैठ जाएं, संवैधानिक बेंच बैठे 15 जज 14 जज, और उसके अलावा अगर बेसिक स्ट्रक्चर के साथ ही कुछ ऐसा हो जाए बदलाव, तब जाकर के मामला हो सकता है। लेकिन ये सब पहेलियों में चीजें नजर आ सकती है। निश्चिंत रहिए, इतनी बहुत बड़ी चीज कुछ होने वाला है ही नहीं, क्योंकि प्रक्रिया ही हमारे संविधान निर्माताओं ने इतना जटिल बना दिया गया, उनके द्वारा बनाया कि ये संभव नहीं है कि संविधान को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए या पूरी तरह से बदलाव कर दिया जाए। इतनी ही बदलाव हो सकती है जितना जरूरी है समय के साथ। चलिए, इस पर एक प्रश्न है और यह प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स के स्तर का है। प्रश्न देखिए, संविधान संशोधन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन आपको करना है, यानी कि कौन सा गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। संविधान संशोधन द्वारा निर्मित कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। विकल्प ए और बी दोनों सही है, सभी कथन असत्य हैं। इस चार में से कोई एक कथन सही होगा। जो भी कथन आपको सही लगे उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आजकल जो ये राजनीतिक माहौल में, चुनाव में ये मुद्दा चल रहा है कि संविधान संशोधन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, इस तमाम बातों पर, इन मुद्दों पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपके क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिख करके जरूर दीजिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।